हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लास्ट आवर प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम। तो अभी तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया। तो चलो बहुत ही शॉर्टली मैं कुछ चीज़ डिस्कस करूँगा आज मैकेनिक्स के बारे में। एंड मैकेनिक्स के बाद थोड़ा रिवीजन करवाऊँगा जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कार्ल के बारे में, ठीक है, जो ऑलरेडी क्लासेस में बहुत बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। तो एक बार रिवीजन कर लो, तो ये वीडियो अगर गो थ्रू करोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स वेरी शॉर्टली अगर कहा जाए तो मैकेनिक्स में तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है कि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, and the second thing is conservation of angular momentum, and the third thing is conservation of mechanical energy और simply energy। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? देखो, क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी शॉर्ट, और कभी कभार मॉडरेटली लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं फ्रॉम दिस थिंग्स। तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जैसे पूछते हैं कि राइट डाउन द कंडीशन, राइट डाउन द condition for linear momentum conservation। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन लिखो। तो इफ इट इज ओनली सेड दैट राइट डाउन द कंडीशन, तो राइट डाउन द कंडीशन मतलब ये 1 मार्क की क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है, 1 मार्क मिलेगा। तो तब तुम्हें सिर्फ राइट डाउन करना है, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। राइट डाउन क्या करना है? लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? लीनियर मोमेंटम मीन्स पी। पी कब कंजर्व होगा? डायरेक्टली यू हैव टू राइट व्हेन नेट फोर्स applied on the particle, जो मूव कर रहे हैं, मोशन में है पार्टिकल, और लिख सकते हो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज 0, देन लीनियर मोमेंटम विल कंजर्व। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स काम कर सकते हैं। जैसे उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स भी हो सकते हैं। सो इफ द नेट फोर्स इज जीरो, नेट्स अप्लाइड फोर्स इज जीरो, then the linear momentum of this particle or of this body or of this system is conserved। सिमिलरली पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। सेकंड क्वेश्चन हो सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है ना? व्हेन नेट टॉर्क, सो नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। ठीक है, इतना लिख दोगे ना तो तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा। नेट टॉर्क, इफ नेट टॉर्क इज जीरो देन angular momentum will be conserved. When net force is zero then linear momentum will conserve। थर्ड क्या होते हैं कि what is the condition for conservation of energy? conservation of energy, एनर्जी कंजर्वेशन होने की कंडीशंस क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा कि द फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है देन its energy, that means kinetic energy plus potential energy must be conserved। So very short type of questions it may be asked from there। और कभी कभार पूछते हैं कि भाई in place of write down अगर ये बताया कि derive the condition for linear momentum conservation, जैसे मैं P से लिख रहा हूँ, तब तुम्हें लिटिल बिट डिराइव करना होगा। डिराइव वेरी इजी, थोड़ा याद करो। बेसिकली वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो वी नो फ्रॉम
इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम dv dt, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dt ऑफ एम भी, क्योंकि इन जनरल मास इज कांस्टेंट, सो वी कैन टेक मास इनसाइड दिस ब्रैकेट, ठीक है। और एम भी क्या है, एम भी मास इनटू वेलोसिटी is nothing but the momentum, so we can write it is as dp dt, ठीक है। so basically what we have got, we have found out F is equal to the net applied force on the particle is equal to change in momentum. So it is asked derive the condition for momentum conservation, momentum conservation, कब मोमेंटम कंजर्व होगा, बेसिकली इट इज आस्क्ड व्हेन दिस मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट। तो देखो इस इक्वेशन को अगर फॉलो करोगे, ये p कब कांस्टेंट होगा, जब dphi dt, if dphi dt is equal to 0, it implies that p must be constant, है ना, यही कंडीशन होता है। अब dphi dt कब 0 होगा, जब applied force is 0, so when net applied force, so when net applied force is equal to 0, then only dp dt is equal to 0. अगर dp dt 0 है तो from there we can say that the momentum is constant or conserved, ठीक है। so this is very simple, already notes जो तुम्हारे पास है उसके अंदर भी ये दिया हुआ है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली ये भी पूछ सकते हैं कि what is the condition or derive the condition for एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो भी देखना, बिल्कुल बहुत ही आसान है, ऑलरेडी क्लियरली नोट्स के अंदर किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। इतना ही है फ्रॉम मैकेनिक्स, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आओ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में, ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आता है कि ग्रेडियंट, सो ग्रेडियंट किस चीज़ का होता है, ग्रेडियंट ऑफ बेसिकली स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। कोई भी स्केलर फील्ड, मान लो कि ये टेम्परेचर T, ये ऐसे दिया हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, मान लो कि ऐसे T इज ए स्केलर फील्ड एंड इट इज गिवन इन दिस वे, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि ग्रेडियंट, फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को ऐसे लिखते हैं ना, ग्रेडियंट ऑफ T किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, जैसे मान लो कि 1 to 1 पॉइंट में, व्हाट इज दिस वन, ठीक है। अब उससे पहले क्या है, ग्रेडियंट का मतलब थोड़ा याद करो, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड T, इसका मतलब क्या है, इट इज द डायरेक्शन, इट इज द डायरेक्शन along which the scalar field स्केलर फील्ड यहाँ पे कौन सा है, AT, स्केलर फील्ड ब्रैकेट में लिख सकते हो T इज चेंजिंग रैपिडली, दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड बेसिकली तुम्हें एक डायरेक्शन बताता है, जिस डायरेक्शन में वो स्केलर फील्ड तेजी से चेंज होता है, वो होता है ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड का फिजिकल मीनिंग। ये भी पूछता है कि राइट डाउन द फिजिकल मीनिंग, है ना, ये सभी को अभी याद है। अब ये ग्रेडियंट निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये होता है नेबुला। देखो ये टोटल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर, और इसके अंदर जो T है वो है स्केलर, और ये नेबुला क्या है, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, सभी को याद है शायद, है ना। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, नेबुला की एक्सप्रेशन क्या है, नेबुला की एक्सप्रेशन होता है आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेडियंट ऑफ टी। तो ग्रेडियंट ऑफ टी, पहले नेबुला की एक्सप्रेशन लिखो, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। अब बिना कोई सिंबल यूज करके इन दोनों के बीच में कोई कुछ नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली राइट डाउन व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टी।
जो कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब काम क्या करना है, एक एक टर्म पूरा इस टर्म के ऊपर ऑपरेट होगा, मतलब आई कैप डेल डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई, ये भी पूरा टी के ऊपर काम करेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस के कैप डेल डेल जेड, ये भी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो देखो डेल डेल एक्स क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जहां पे एक्स टर्म होगा उसके ऊपर ये काम करेगा, ये तो हमें पता है ना। तो डेल डेल एक्स यहाँ पे काम करेगा किसके ऊपर, इस टर्म के ऊपर। लेकिन y शुड बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सिर्फ x के ऊपर काम करते हैं, बाकी सब इनके लिए कांस्टेंट होता है, y z इनके लिए कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली ये क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर लेके आओ, y ऐसे लिख लो पहले, और डेल डेल एक्स किसके ऊपर काम करेगा, फ्रॉम दिस टर्म ये काम करेगा एक्स स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट कर लो, आई को अलग कर रहा हूँ। फिर ये डेल डेल एक्स इसके ऊपर जब काम करेगा क्या मिलेगा, देखो वाई जेड बोथ कांस्टेंट फॉर डेल डेल एक्स, तो ये हमें 0 मिलेगा इधर। और ये डेल डेल एक्स जब इसके ऊपर काम करेगा, जेड टर्म होगा इसके लिए कांस्टेंट, उसको पहले लिखो जेड स्क्वायर और डेल डेल एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टर्म पहले लिख रहा हूँ, बाकी ये दोनों टर्म सिमिलरली मैं लिखूंगा, ठीक है। तो आई क्या मिल रहा है, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x, और ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, ये जेड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, आई कैप तो सबके ऊपर, और डेल डेल एक्स ऑफ एक्स मीन्स 1। तो ये फर्स्ट टर्म इज आई कैप 2x + 1। अब सेकेंड टर्म सोचो, ये डेल डेल वाई, देखो डेल डेल वाई जब इसी टर्म के ऊपर काम करेगा, इसके लिए ये जे कैप एज इट इज लिखो, ये एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन डेल डेल वाई ऑफ वाई बेसिकली तुम्हें 1 मिलेगा। अब डेल डेल वाई जब इसके ऊपर काम करेगा क्या होगा, इसके ऊपर जब काम करेगा ये वाई स्क्वायर के ऊपर काम करेगा, जेड तो कांस्टेंट है तो जेड को पहले लिख लो, तो 2y मिलेगा हमें यहाँ से। और इसके ऊपर जब काम करेगा ये दोनों 0 है, सॉरी कांस्टेंट है फॉर डेल वाई, सो इट इज बिकम्स 0। तो सिमिलरली अब इसी टर्म में आओ, के कैप, देखो डेल डेल जेड जब, सॉरी ये एक्स स्क्वायर वाई, डेल डेल जब इसके ऊपर काम करेगा, दोनों ही, यहाँ पे कोई जेड टर्म तो है नहीं, तो बेसिकली हमें 0 मिलेगा, तो 0 मिल रहा है। अब इधर आओ, देखो यहाँ पे जेड टर्म है, लेकिन वाई टर्म इसके लिए कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर को पहले लिख लो, और डेल डेल ऑफ जेड मीन्स 1। फिर व्हेन डेल डेल जेड इसके ऊपर काम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2z x तो कांस्टेंट है एज इट इज। तो बेसिकली आवर रिजल्ट इज लाइक दैट, सो इट इज आई कैप 2x प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप 2z, ये क्या हो गया इधर, ये कहाँ से मिला, ट्वाइस वाई जेड, 2yz, कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा अच्छा 2xy होगा इधर, देखो ये y छूट गया है इधर, 2yx और 2xy, ठीक है। सो 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2yz प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के कैप 2zx प्लस वाई स्क्वायर। बट इट इज आस्क्ड, किसी एक पॉइंट दिया हुआ है ना कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस वन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 1 to 1, सो ये बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ t एट द पॉइंट 1 2 and 1। अब जहाँ कहीं पे भी x है उसके लिए 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। तो आई कैप क्या मिल रहा है हमें, 2 into 1 into y is 2, z square means 1 square, it is 1, plus j cap 2 into 2 into 1 plus 1 plus k cap 2 into 1 into 1 plus 2 square, that means 4. So basically answer is, this is 4 plus 1, this is 5 I cap plus 4 plus 1 5 j cap plus 6 k cap. So this is your answer, very easy, ठीक है। ये था ग्रेडियंट की रिवीजन, ऐसे ही प्रॉब्लम्स देख के जाना। अब सेकेंड आता है कि एक डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी आर नाउ डाइवर्जेंस,
ऑफ वेक्टर फील्ड। देखो डाइवर्जेंस किसका होता है, वेक्टर फील्ड का होता है। जैसे ग्रेडियंट होता है स्केलर फील्ड के लिए, डाइवर्जेंस होता है वेक्टर फील्ड के लिए। डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं कि कोई भी वेक्टर फील्ड, जैसे मान लो कि एक भी वेक्टर फील्ड दिया हुआ है जस्ट लाइक दैट कि एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। तो डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द नेबुला एंड द वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस का 3 डिफरेंट आंसर्स वी मे गेट। एक हो सकता है जीरो, अगर किसी भी वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस, उसका डाइवर्जेंस जीरो हो रहा है, दैट मीन्स दिस वेक्टर फील्ड, so then this vector field is known as, this V is known as solenoidal वेक्टर फील्ड। याद रखना इसको, ठीक है। ये कभी कभार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, या कोई भी वेक्टर फील्ड तुम्हें दे देगा और तुम्हें पूछेगा क्या ये वेक्टर फील्ड सोलिनोइडल है, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। अगर डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है तो बिल्कुल लिख देना कि ये सोलिनोइडल है, अगर डाइवर्जेंस जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये सोलिनोइडल नहीं होगा। डाइवर्जेंस जीरो का और एक मतलब होता है कि देयर इज नो सोर्स और सिंक, ठीक है। अब हो सकता है, और क्या हो सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ V में भी ये पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव हुआ है तो इसका मतलब होगा देयर इज सिंक, सॉरी सोर्स, देयर इज सोर्स। अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज सिंक। सो दिस आर द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अब डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, जैसे इसी एग्जांपल को ले लो, डाइवर्जेंस नेबुला डॉट वी, नेबुला की एक्सप्रेशन सभी को आता है, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान होता है, जहां आई कैप टर्म सिर्फ उसी के साथ आई कैप के साथ आई कैप का होगा, मतलब ये हमें देगा डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर जे कैप की टर्म के साथ जे कैप का ही होगा, तो कौन बचा हुआ है, डेल डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे के कैप के साथ सिर्फ के कैप टर्म का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, सो दैट मीन्स डेल डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पार्शियल डिफरेंस आप ऑर्डिनरी डिफरेंस तरह, सो इट इज 2x इट इज 2y प्लस 2z। देखो डाइवर्जेंस में ये वेक्टर ये भी वेक्टर, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ भी बेसिकली स्केलर, ये होता है स्केलर। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब डाइवर्जेंस पूछ सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे इसी के लिए जैसे मान लो कि ये पूछ रहा है कि 111 पॉइंट में किस क्या होगा, ठीक है। तो 111 मतलब 2 इंटू एक्स इजिकल टू 1 प्लस 2 इंटू वाई इजिकल टू 1 एंड 2 इजिकल टू जेड इजिकल टू 1। सो बेसिकली इसका रिजल्ट 6 मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव मीन्स एट दैट पॉइंट उसी फील्ड के अंदर एक सोर्स तो होगा ही होगा, ठीक है, देयर आर सर्टेन सोर्सेस। तो ये होता है कि डाइवर्जेंस का very quick go through about the divergence. Everything I have discussed here about the physical meaning, how to evaluate the divergence problem, what do you mean by the solenoidal of a vector field and so on. अब आते हैं कि थर्ड थिंग्स जो होता है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड बेसिकली कोई वेक्टर फील्ड, जैसे मान लो कि एक वेक्टर फील्ड ऐसे है, जैसे हम अपना पोजीशन वेक्टर फील्ड को ले लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो अब मान लो कि इसका कार्ल कैसे निकालते हैं, नेबुला क्रॉस आर वेक्टर, इसी को कहते हैं कार्ल, ठीक है। कार्ल अगर जीरो मिले तो हमें क्या पता चलेगा, दिस वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल। क्या है, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो मान लो कि कोई भी वेक्टर फील्ड, जैसे मान लो कि ए वेक्टर फील्ड एक दिया हुआ है, जैसे मैं आर्बिट्ररी एक वेक्टर फील्ड लिख रहा हूँ, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, ऐसे एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इज दिस वेक्टर फील्ड इरोटेशन, इज दिस वेक्टर फील्ड इरोटेशनल, क्या ये इरोटेशनल है,
ये पूछ रहा है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कार्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड। अगर कार्ल 0 मिल रहा है, मुझे भी पता नहीं इसका कार्ल क्या होगा, ठीक है, अगर 0 हो रहा है तो देन बताओ कि दिस वेक्टर फील्ड ए इज इरोटेशनल, ठीक है। अगर 0 नहीं हो रहा है तो ये इरोटेशनल नहीं है। तो चलो इसका कार्ल निकाल के देखते हैं क्या ये इरोटेशनल है कि नहीं है। तो कार्ल कैसे करते हैं? कार्ल के लिए होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो क्या होगा, आई जे के, सेकेंड रो इसका कोफिशिएंट्स डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड, और थर्ड रो द एक्सप्रेशन ऑफ द आर वेक्टर जो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आई के नीचे होगा एक्स, जे के नीचे होगा वाई एंड ये जेड। तो ये डिटर्मिनेंट तो आसान है, तो पहले आई कैप ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो डेल डेल वाई ऑफ जेड माइनस डेल डेल जेड ऑफ वाई। फिर माइनस ले लेता हूँ जे कैप, जे कैप हो रहा है मतलब डेल डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल डेल जेड ऑफ एक्स। फिर प्लस के कैप ले लेता हूँ, के कैप लेंगे तो डेल डेल वाई ऑफ सॉरी डेल डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल डेल वाई ऑफ एक्स। सो अल्टीमेटली देखो कि ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सो आई कैप डेल डेल वाई ऑफ जेड, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, लेकिन ये उनके लिए जेड क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये बेसिकली हमें 0 मिलेगा, माइनस 0 प्लस माइनस जे कैप, ये भी 0 माइनस 0 प्लस के कैप, दिस इज 0 माइनस 0। तो बेसिकली अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट मिल रहा है ये एक जीरो वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड होता है 0। तो देखो कि ये जो पोजीशन वेक्टर फील्ड आर वेक्टर फील्ड, इसका कार्ल जब हमने लिया तो हमें मिल रहा है कि 0। 0 मतलब दिस वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल, ठीक है। तो ऐसे ही कार्ल का और कुछ नहीं है। कार्ल का फिजिकल मतलब क्या होता है, कार्ल बेसिकली गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द रोटेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड। अगर ये वेक्टर फील्ड रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके बारे में हमें पता लग जाता है कार्ल से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम ऑल दिस वेक्टर कैलकुलस एंड मैकेनिक्स। अच्छी तरह से प्रिपेयर करो और अच्छा मार्क्स लेके आओ, इतना ही। सो चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। और किसी चैप्टर के लिए अगर इस तरह की वीडियोस तुम्हें चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।